मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। बहुत दिन हो गया घर में रहते हुए, अब जरा बाहर चलें, विदेश यात्रा पर चलें और अपने पड़ोसियों के साथ कुछ संबंधों की चर्चा करें। आज देखें भारत चीन संबंध। भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध उतार चढ़ाव युक्त रहे हैं, कहीं पर तनाव युक्त रहा है, कहीं पर संघर्ष की स्थिति आई, कहीं पर मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, और यह सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होते रहता है। कौटिल्य ने एक मार्के की बात कही थी, पड़ोसी को अपना दुश्मन मानो। और जो भी शासक होता है अपने पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात को भी ध्यान जरूर रखता है कि अन्य देशों पर भले ही विश्वास किया जा सकता है, लेकिन पड़ोसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और तब यह अविश्वास ज्यादा बढ़ जाता है जब उसका पड़ोसी कोई बहुत बड़ा राष्ट्र हो, चाहे किसी भी दृष्टि से हो। यदि बड़ा राष्ट्र है तो उसके साथ हमको संबंध स्थापित करने में हमेशा सजग रहना पड़ता है। तो खैर, चीन को जरा देखें। भारत चीन संबंध। जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने तत्काल चीन के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को स्थापित किया। उस समय चीन में चियांग काई शेक का शासन था। इस शासन को अमेरिका का पूरा वरद हस्त प्राप्त था, मतलब चियांग काई शेक पूंजीवादी शासन का प्रतीक था। इसी बीच चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। चाओ एन लाई और माओ से तुंग ने साम्यवादी क्रांति करके चीन की मुख्य भूमि पर अधिकार कर लिया, मतलब पूरे चीन पर साम्यवादियों का कब्जा हो गया। यह तिथि थी 1 अक्टूबर 1949। परिणाम स्वरूप चियांग काई शेक को अपने अनुयायियों सहित चीन की मुख्य भूमि को त्याग कर फार्मोसा को अपना शरण स्थान बनाया। फार्मोसा भी चीन का अंग था। इसी का दूसरा नाम है ताइवान। ताइवान फार्मोसा एक ही है। तो फार्मोसा या ताइवान में चियांग काई शेक ने अपनी निर्वासित सरकार की स्थापना की। निर्वासित सरकार, निर्वासित शब्द यहां पर आया। जब एक सरकार किसी देश में काम कर रही है और क्रांतिकारी उस देश की मुख्य भूमि पर कब्जा करते हुए उस निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर देते हैं, तो अपदस्थ शासक वर्ग अपने शासन को दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और वहां पर उसे निर्वासित सरकार कहा जाता है। मतलब यहां पर दो प्रकार की संप्रभुता हो गई। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी आप हैं, यहां पर संप्रभुता दो प्रकार की हो गई। एक डिफेक्टो सॉवरेनिटी, दूसरा डिज्योर सॉवरेनिटी। डिफेक्टो, डिज्योर। डिज्योर मतलब वैधानिक संप्रभुता या वैध संप्रभुता, और डिफेक्टो मतलब वास्तविक संप्रभुता। ये क्या है? डिज्योर सॉवरेनिटी या वैध संप्रभुता का मतलब होता है जिसके पास शासन करने की कानूनी या वैधानिक शक्ति हो। जैसे चियांग काई शेक डिज्योर सॉवरेन हुआ, मतलब वैध संप्रभु हुआ, क्योंकि उसे निर्वाचन के द्वारा शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। दूसरा है डिफेक्टो सॉवरेनिटी या वास्तविक संप्रभुता। वास्तविक संप्रभुता का मतलब जिसके पास वास्तविक रूप में शासन करने का अधिकार आ गया है। वास्तविक मतलब वह शक्ति के द्वारा या अन्य किसी साधन से जब शासन करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है और वास्तविक रूप में वह जब शासन करता है तो उसे डिफेक्टो या वास्तविक संप्रभु कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण भी पाकिस्तान के संदर्भ में लिया जा सकता है। जैसे नवाज शरीफ वहां पर प्रधानमंत्री थे, उनके पास शासन करने का अधिकार था, तो वे हुए
डिजियोर सावरिन। जनरल मुशर्रफ ने सैनिक क्रांति करके नवाज शरीफ को अपदस्थ कर दिया और खुद शासक बन गए, तो हुए शक्ति के बल पर शासक बने, तो वे हुए डिफेक्टो सावरिन। ये डिफेक्टो और डिजियोर। तो चांग काई शेक डिजियोर सावरिन रहा, चाउ एन लाई माओ से तुम हुए डिफेक्टो या वास्तविक संप्रभु। तो खैर, जब चीन में साम्यवादी क्रांति हो गई, चीन की मुख्य भूमि पर साम्यवादियों का कब्जा हो गया, तो भारत ने मान्यता देने में विलंब नहीं किया। चीन की नई सरकार को उसने मान्यता प्रदान की और भारत के जो KM पनिक्कर चीन में पहले राजदूत थे, उन्हीं को ही राजदूत बना करके साम्यवादी चीन में भेजा। इसके बाद भारत ने चीन को यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनाने के लिए प्रत्येक अधिवेशन में कोशिश करता रहा, लेकिन अमेरिका के विरोध के कारण साम्यवादी चीन यूनाइटेड नेशंस का सदस्य नहीं बन पाया। पश्चिमी देशों ने भी एक एक करके नई साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान की, लेकिन अमेरिका के विरोध के कारण चीन 1971 तक यूनाइटेड नेशंस का सदस्य नहीं बन पाया। और इस लंबी अवधि में 1949 से लेकर 1971 तक की अवधि में जब भी मौका मिला, भारत ने साम्यवादी चीन को यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनाने के लिए पुरजोर प्रयास किया। यहां तक कि जब 1971 में अमेरिका ने मान्यता प्रदान की, चीन को यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनाया गया, साम्यवादी चीन को, वहां से ताइवान चीन को हटाया गया, तो उस तनावपूर्ण वातावरण में भी भारत ने चीन का समर्थन किया, चीन का विरोध नहीं किया, क्योंकि भारत कभी भी गलत काम का समर्थन नहीं करता और सही काम को हमेशा समर्थन देता है। तो इस प्रकार से साम्यवादी क्रांति हुई, मान्यता प्रदान की, यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनाने के लिए प्रयास किया, और इतना ही नहीं, 1950 में पूंजीवादी राष्ट्रों ने, मित्र राष्ट्रों ने जापान के साथ संधि करने के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन बुलाया, क्योंकि जापान पराजित राष्ट्र था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो जापान के साथ मित्र राष्ट्रों ने संधि की 1950 में, उसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया था। भारत का कहना था कि आप इसमें चीन को भी बुलाइए, साम्यवादी चीन को भी बुलाइए, लेकिन अमेरिका के इंकार करने के कारण भारत ने जापान संधि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग नहीं लिया। देखिए भारत की शराफत देखिएगा, भारत की भलमन साहस देखिए, लेकिन चीन किस प्रकार से काम करता गया और किस प्रकार से उसका व्यवहार हमारे विरुद्ध रहा, उसको भी आगे देख लेंगे। इसके बाद आता है तिब्बत की समस्या, तिब्बत संकट। तिब्बत 1904 में तिब्बत पर चीन की नाम मात्र की संप्रभुता स्वीकार की गई। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, तिब्बत पर भी, तिब्बत वैसे स्वायत्त शासित क्षेत्र था। 1904 में चीन की नाम मात्र की संप्रभुता तिब्बत पर स्वीकार की गई। चीन ने सोचा कि मैं यहां पर अपनी सेना रखूं, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया कि चीन तुम यहां पर अपनी सेना नहीं रख सकते, यहां पर अधिकार नहीं कर सकते, नाम मात्र की संप्रभुता, बस इतने से संतुष्ट रहो। इसके बाद 1914 में ब्रिटिश और चीनी प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई, और इस चर्चा के बाद, इस संधि के बाद तिब्बत को दो भाग में बांटा गया, एक बाहरी तिब्बत, दूसरा भीतरी तिब्बत। बाहरी तिब्बत की सीमा चीन से मिलती थी, भीतरी तिब्बत की सीमा भारत से मिलती थी। बाहरी तिब्बत पर चीन को थोड़ा बहुत अधिकार दिया गया और भीतरी तिब्बत पर तिब्बत का पूर्ण अधिकार स्वीकार किया गया। और इसी समय 1914 में ही मैकमोहन, जो ब्रिटिश प्रतिनिधि थे, उन्होंने नक्शा लेकर के एक लाल स्याही में रेखा खींच दिया और यह कहा कि ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा होगी, और इसी को मैकमोहन रेखा कहते हैं। उसने नक्शा दिया और एक लाइन खींच दिया और कह दिया, चीन ये तुम्हारी और भारत की, ये चीन और भारत की सीमा रेखा है, इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। 1950 में चीनी रेडियो ने घोषणा की
कि तिब्बत को मुक्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। देखिए 1949 अक्टूबर 1949 में साम्यवादी चीन की स्थापना हुई, साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई और साल भर बीतने के पहले ही चीन ने तिब्बत को मुक्त करने का प्रयास शुरू कर दिया, मतलब तिब्बत का चीनीकरण, साम्यवादीकरण करना शुरू कर दिया। जब भारत ने इसका विरोध किया कि तिब्बत का चीनीकरण मत करो, तिब्बत को अपने क्षेत्र में मत मिलाओ, तो चीन ने यह कहा कि भारत तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है, इसके बारे में एक शब्द भी बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यहां तक कि तिब्बत के शासक दलाई लामा ने यूनाइटेड नेशंस को भी पत्र लिख करके सूचित किया कि चीन के इस प्रकार से तिब्बत के चीनीकरण को रोका जाए, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस में इस विषय पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। इसके बाद तिब्बत और चीन के बीच एक समझौता हुआ 1951 में और चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने अधीन करते हुए, लेकिन उसको दुनिया का भी थोड़ा दिखाना था, तो उसने क्या किया, विदेश और सुरक्षा को अपने हाथ में ले लिया और तिब्बत का चीनीकरण पूरी तरह से शुरू हो गया। तिब्बत कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार की बाह्य सहायता नहीं मिली। इसके बाद आता है कोरिया संकट। 25 जून 1950 उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। दक्षिण कोरिया की सहायता के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अपनी सेना भेजी। इसमें सबसे ज्यादा सैनिक अमेरिका के थे। जब अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की सहायता के लिए अपना सेना उतारा या यूनाइटेड नेशंस ने अपनी सेना उतारी, तो चीन के स्वयंसेवक उत्तर कोरिया के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित हो गए। परिणाम स्वरूप चीन के विरुद्ध आक्रमणकारी होने का निंदा प्रस्ताव पारित किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। चीन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, कहा कि चीन आक्रमणकारी नहीं है, आप इस आक्रमण को बंद करिए, दक्षिण कोरिया की सहायता देना बंद करिए, चीन स्वयंसेवक हट जाएंगे। तो भारत ने चीन को आक्रमणकारी नहीं माना। इस प्रकार के निंदा प्रस्ताव का भारत ने विरोध किया। फिर पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता जून 1954 में चाओ एन लाई भारत आए। भारत और चीन के बीच, साम्यवादी चीन के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ। उस समझौते की पृष्ठभूमि में पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, उल्लेख किया गया। ये 5 सिद्धांत थे। प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना, दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करते हैं, मतलब जो आपकी सीमा है उस सीमा को हम सम्मान देंगे। दूसरा है अहस्तक्षेप, किसी भी दूसरे राज्य के मामले में, आंतरिक मामले में आप या हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा था अनाक्रमण, हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। चौथा था समानता और परस्पर लाभ, कि समानता के आधार पर हम आपसी व्यवहार करेंगे और व्यापारिक कार्य करते हुए परस्पर लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तुम भी जियो हमको भी जीने दो। जिस प्रकार से तुम्हें तुम्हारी व्यवस्था प्रिय है, हमें भी अपनी व्यवस्था प्रिय है। यदि तुमने अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बहुत ज्यादा बलिदान किया है, तो हमने भी अपनी व्यवस्था की स्थापना के लिए बलिदान किया है। तुम्हारी व्यवस्था तुम्हें प्रिय है, हमारी व्यवस्था हमें प्रिय है, तुम भी जियो हमको भी जीने दो। लीव एंड लेट लीव, यह है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। पंचशील का सिद्धांत दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मूल आधार माना गया। इस प्रकार से पंचशील समझौता हुआ। इसके बाद आता है बांडुंग सम्मेलन, अप्रैल 1955। बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में एक नगर का नाम है बांडुंग। वहां पर 1955 में दुनिया के विकासशील राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ।
उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंडित नेहरू वहां पर गए थे और पंडित नेहरू के इसरार पर 1955 में पहली बार चीन को किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया। इसके पहले वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो पंडित नेहरू के कहने पर ही चीन को इसमें सम्मिलित किया गया। इस सम्मेलन में चीन इस अवसर का पूरा पूरा फायदा उठाया और वहां पर जितने भी देश आए हुए थे सम्मेलन में भाग लेने के लिए सबसे अपने मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तो बांडुंग सम्मेलन में पंडित नेहरू के कहने पर इसको बुलाया गया। अब तिब्बत की समस्या गंभीर होने लगी। चीन लगातार तिब्बत का चीनीकरण करने लगा, साम्यवादीकरण करने लगा। परिणाम यह हुआ कि तिब्बत में क्रांति हो गई मार्च 1959 में और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तिब्बत ने, क्योंकि चीन यहां पर दमन करने में लगा था। तिब्बत के लोग इसको सहन नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप उन्होंने क्रांति कर दी। गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया तिब्बत और चीनी सेनाओं के बीच। और इसी अवसर पर तिब्बत के धार्मिक शासक, धार्मिक श्रेष्ठ दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ गुप्त रूप से छिपते हुए भारत की सीमा पर पहुंचे और उन्होंने भारत से राजनीतिक शरण की मांग की। पंडित नेहरू ने, भारत ने उन्हें शरण एक शर्त पर दिया कि वे भारत में रहते हुए कोई राजनीतिक गतिविधि जारी नहीं रखेंगे। दलाई लामा को 1954 से ही अभी तक शरण में रखा गया है। दलाई लामा अभी भी हैं। शिमला के पास धर्मशाला है, वहां पर वो अपने अनुयायियों के साथ रहते हैं। इस दलाई लामा को भारत में शरण देने से चीन बौखला गया और भारत पर अतिक्रमण, भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण करना शुरू किया। इतना ज्यादा अतिक्रमण होने लगा चीनी सेनाओं के द्वारा कि भारत भी विरोध करने लगा, लेकिन भारत के विरोध का कोई मतलब नहीं निकला। फिर आता है सीमा विवाद। ये जो दलाई लामा को शरण देने की घटना है, इसको याद रखिए, आगे फिर आएगा इसी संदर्भ में बहुत ही जल्दी। सीमा विवाद भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी समस्या सीमा को समझाने की, सीमा समस्या का समाधान करने की, क्योंकि चीन भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना दावा करता है और कहता है कि पूरा क्षेत्र चीन का है। वह भारत के पूर्वी क्षेत्र में, ईस्ट में 33,000 वर्ग मील पर भारतीय भूमि पर अपना दावा करता है। 33,000 वर्ग मील। वह पश्चिम में लद्दाख वगैरह के क्षेत्र में 12,000 वर्ग मील पर दावा करता है और मध्य क्षेत्र में 5,000 वर्ग मील पर दावा करता है। इस प्रकार से चीन भारत के 50,000 वर्ग मील भूमि पर अपना दावा करता है, जिसमें से लगभग 14 से 15,000 वर्ग मील पर वह कब्जा कर चुका है। अभी से नहीं, 1962 से या उसके पहले से। समस्या की जड़ यही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, यहां पर ध्यान रखिएगा। दुनिया में चीन एकमात्र राष्ट्र है जिसका अपने हर पड़ोसी से विवाद है, एक पाकिस्तान को छोड़कर। शुरू में दुनिया वाले सब समझने लगे थे कि चीन एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, उसके पड़ोसी बदमाश हैं। लेकिन सच्चाई कब तक आप दबा करके छुपा कर रख सकते हैं? कभी ना कभी सामने तो आएगा। लेकिन जब चीन का अपने हर पड़ोसी से विवाद होने लगा इसी सीमा समस्या को लेकर के, चीन का कहना था कि ये जो पड़ोसी राष्ट्र हैं ये हमारी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, तो सब पड़ोसी बदमाश से चीन एकमात्र शरीक होगा। तो चीन ऐसा राष्ट्र है
जिसका अपने हर पड़ोसी से विवाद है, और पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती इसलिए है ताकि पाकिस्तान का इस्तेमाल वह भारत के विरुद्ध कर सके। दोनों एक दूसरे को यूज करते हैं, वो भी भारत के विरुद्ध। तो ये है चीन की असलियत। तो सीमा विवाद का प्रारंभ कैसे होता है? 1950-51 में चीन ने नक्शे का प्रकाशन किया और उस नक्शे में उसने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना दावा किया। न केवल दावा किया अपितु अपना बताया। जब 1954 में पंडित नेहरू चीन की यात्रा पर गए अक्टूबर 1954 में, तो उन्होंने इस चीज की ओर चीन का ध्यान आकर्षित किया। पहले पत्र भी लिख दिए थे, लेकिन जब खुद जा रहे तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद इस पर बात करूं। तो चीनी शासकों का चाओ में लाई माओसेतुंग का जवाब क्या था देखिए। उनका कहना था, अच्छा वो नक्शा, हाँ वो बहुत पुराना नक्शा था, कुछ जल्दीबाजी थी, हम देख नहीं पाए। अच्छा हाँ। मतलब ये कूटनीतिक जवाब था। और कूटनीति का मूल सिद्धांत क्या है? यदि कूटनीतिज्ञ हां कहता है तो उसका मतलब शायद होता है, यदि वह शायद कहता है तो उसका मतलब ना होता है। और कूटनीतिज्ञ कभी भी ना नहीं बोलता। जब यहां पर चीन ने कहा अच्छा वो शायद बोल रहा है, और शायद का मतलब नहीं होता है, मतलब चीन जानबूझ करके ऐसे नक्शे का प्रकाशन किया ताकि वो भारत पर दावा कर सके। और पंडित नेहरू कूटनीति के मामले में सर्वथा शून्य थे। नेहरू जी ने सुन लिया, चीन से बात हो गई, नेहरू संतुष्ट हो गए कि अब अगली बार चीन जब नक्शे का प्रकाशन करेगा वो उसमें उसको सुधार देगा। जबकि चीन पूरी तरह से डिटरमिन्ड था कि पूरा एरिया मेरा है। भारत में अंग्रेजों ने इस पर अपना जबरदस्ती अधिकार किया था और भारत अभी भी उस पर कब्जा किया हुआ है, और उस क्षेत्र को मुक्त करना चीन का उद्देश्य बन गया। इसके बाद 1954 में बलाकोती नाम का एक क्षेत्र है लद्दाख में, उस पर उसने भारत पर कब्जे का आरोप लगाया। भारत ने कहा बलाकोती पर हमने अपना कब्जा नहीं किया है, वो पहले से ही भारत का अभिन्न अंग है। आगे चल करके चीन ने बलाकोती पर अपना अधिकार कर लिया। 1956 में चाओ एन लाई ने भारत की यात्रा की, परस्पर बात हुई और चाओ एन लाई ने कहा ठीक है, हम मैकमोहन रेखा को स्वीकार करते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि ये मैकमोहन रेखा पूंजीवादी देशों की करतूत है, लेकिन हम इसको स्वीकार करते हैं। उसने एडमिट किया, एक्सेप्ट किया कि ठीक है, यही भारत चीन की सीमा रेखा है। भारत में संतुष्ट, चीन भी अपना मनमानी करने के लिए तैयार। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक दो बार झड़पें हुई। 1959 में जब दलाई लामा को राजनीतिक शरण दे दिया भारत ने, इससे चीन बौखला गया और उसने क्या किया, भारत के 9 सैनिकों को पकड़ लिया, उनकी हत्या करके 14 नवंबर 1959 को पंडित नेहरू को बर्थडे का गिफ्ट दे दिया। 14 नवंबर पंडित नेहरू का जन्म दिवस है। उस दिन उसने पंडित नेहरू को बर्थडे का गिफ्ट दिया, 9 सैनिकों की लाशें भारत को दे करके। भारत ने बहुत ज्यादा विरोध किया, घोर विरोध किया, विरोध पत्र भेजा। क्या मतलब है? चीन लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, लगातार कब्जे पर कब्जा करता जा रहा है और भारत के विरोध पत्र भेज रहा है। कुछ नहीं। विरोध पत्र से क्या होता है? जो व्यक्ति तानाशाह होते हैं उनके लिए पत्र केवल कागज के टुकड़े मात्र होते हैं, जिसका कोई महत्व उनके लिए नहीं होता।
भारत ने विरोध किया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और इसी 1959 में चीन ने लद्दाख पर लंबी सड़क का निर्माण कर लिया और उसको उद्घाटन के अवसर पर भारत को उसने आमंत्रित किया, आइए सड़क का उद्घाटन हो रहा है। भारत ने घोर विरोध किया। क्या घोर विरोध ने ठेंगा है ये था? कुछ नहीं था। घोर विरोध का क्या मतलब है? और चीन की पॉलिसी क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों पर अतिक्रमण करो। निश्चित है जिसकी भूमि पर अतिक्रमण करेंगे वह चिल्लाएगा, विरोध करेगा। तो वार्ता का नाटक करो और उसके साथ यथा स्थिति समझौता कर लो कि ठीक है, इस विवाद के समाधान होते तक हमारा कब्जा बना रहेगा, फिर इस पर चर्चा कर देते हैं। और उस विवाद को वह 50 वर्षों तक लंबा खींच देता है और लंबी अवधि तक अधिकार होने के कारण उस क्षेत्र पर अपना अधिकार वो स्थापित कर लेता है। सीमा वार्ता चलते रहती है, कोई परिणाम नहीं निकलता। भारत चीन के बीच 50 स्तर पर सीमा वार्ता हो चुकी है, कोई परिणाम नहीं। चीन ने जिस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया उस पर वह स्थायी निर्माण कर रहा है। आपके विरोध कर सकते हैं, चीन को वहां से हटा नहीं सकते। ये चीन की नीति है। चाओ एन लाई, माओ त्से तुंग क्या बोला करते थे? शक्ति बंदूक की नली से निकलती है और शक्ति से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और दुश्मन को कभी भी कम मत समझो। दुश्मन को हमेशा कूटनीतिक रूप से जाल में उलझाए रखो। दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पें होने लगी 1959-60 के आसपास। झड़पें होने लगी, दोनों तरफ दोनों ओर से सैनिक मारे जाने लगे। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इसके बाद भारत और चीन दोनों के प्रधानमंत्रियों की बात हुई। चाओ एन लाई भारत की यात्रा पर आया, भारत से चर्चा हुई। जहां पर वार्ता होनी थी, आप भारतीयों को जानते हैं, हम खुद भारतीय हैं। इसके पहले उन्होंने भारत चीन हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीन भाई भाई के नारे लगाए थे। अब जब 1960 आया, दोनों देश के बीच तनाव बढ़ने लगा सीमा समस्या को लेकर के, तो कांग्रेसियों ने एक भीड़ इकट्ठी की और उस जगह पर जाकर के नारेबाजी करने लगे जहां पर चाओ एन लाई रुका हुआ था, यह बात कर रहा था। और चाओ एन लाई मुर्दाबाद, चाओ एन लाई गो बैक, इस प्रकार के नारे लगाए गए। चाओ ने पूछा क्या हो रहा है, तो चाओ को सूचना मिली ये लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। चीन बिल्कुल तय कर लिया कि किसी भी हालत में सीमा वार्ता सफल नहीं करेंगे। भारत के किसी भी दावे को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और इन लोगों के जोश को लेकर के पंडित नेहरू भी बिल्कुल अटल हो गए कि हम सीमा विवाद में किसी प्रकार से झुकेंगे नहीं, जो हमारा है वो हमारा है। परिणाम स्वरूप दोनों प्रधानमंत्रियों ने वार्ता भंग करने की घोषणा की और यह तय हुआ कि आगे चल करके फिर से दिल्ली, पीकिंग और रंगून में वार्ता होगी, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। 1962 तक आते आते चीनी सैनिक लगातार अतिक्रमण पर अतिक्रमण करते गए और भारतीय सैनिकों की हर जगह पर पराजय होने लगी, क्योंकि भारतीय सैनिकों को न तो कोई अधिकार दिए गए थे लड़ने के, न उनके पास पर्याप्त अस्त्र शस्त्र थे। भारत के सैनिक पीछे पीछे हटते गए, जैसे वो चीनी सैनिकों को देखते थे पीछे हट जाते थे। चीन के हौसले बुलंद होने लगे। 13 अक्टूबर 1962 पंडित नेहरू श्रीलंका की यात्रा पर जा रहे थे।
नई दिल्ली से उड़े, मद्रास में उन्होंने हाल्ट किया। मद्रास में पत्रकारों ने पूछा, निफा की हालत क्या है? निफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र। निफा में भारत की स्थिति क्या है? तो पंडित नेहरू ने बोल दिया, हमने सेना को आदेश दे दिया है कि वह निफा से चीनियों को मार भगाए। पंडित नेहरू ने कहा, हमने सेना को आदेश दे दिया है कि वह निफा से चीनियों को मार भगाए। बीएम कॉल कहते हैं कि कहीं इस नेहरू के इस स्टेटमेंट ने युद्ध को जल्दी तो नहीं कर दिया, और कोई भी जानकार शासक या प्रधानमंत्री जिसे अपने देश की स्थिति का पूरा ज्ञान हो, वह कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता था। यह संभव है कि पंडित नेहरू ने भारतीयों का मनोबल ऊंचा करने के लिए या अपना एक महत्व दिखाने के लिए भले ही यह बात कह दी हो, लेकिन भारतीय सैनिकों की यह स्थिति नहीं थी कि वे निफा से चीनियों को मार भगाए। और परिणाम यह हुआ कि एक सप्ताह के बाद 20 अक्टूबर को 1962 में चीन ने पूरी तैयारी के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया। और यह कौन सा मौका था? जब इस समय अमेरिका और सोवियत संघ दोनों क्यूबा पर एक दूसरे भिड़े हुए थे। तो अवसर मत क्यों को चौंकना। चीन ने एक बढ़िया सा अवसर देखा कि अमेरिका और सोवियत संघ अभी भिड़े हुए हैं, दोनों के बीच हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। और इस मौके का फायदा उठाते हुए 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने का कारण क्या था? सबसे पहली बात, एशिया का नेतृत्व करना चाहता था चीन। एशिया के नेतृत्व करने की अभिलाषा थी, जबकि एशिया के नेतृत्व करने की क्षमता पंडित नेहरू में आ चुकी थी। फ्रैंक मोरायस ने एक बार कहा था कि कई बार पंडित नेहरू को पर आरोप लगाया जाता है कि उनका उद्देश्य एशिया का नेतृत्व करना है। पंडित नेहरू ने इस चीज का खंडन किया है, लेकिन वस्तु स्थिति के आकलन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भले ही आज भारतीय इस चीज को स्वीकार न करें, लेकिन उन्हें कल एशिया का नेतृत्व करना पड़ेगा। तो एशिया के नेतृत्व की आकांक्षा। दूसरा है भारत को सबक सिखाना। भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, भारत को नीचा दिखाना था, पंडित नेहरू के व्यक्तित्व पर दाग लगाना था, उनके सम्मान को तार तार कर देना था। क्योंकि 1959 तक आते आते पंडित नेहरू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि उनके मुकाबले का कोई दूसरा नेता दुनिया में नहीं था। तो उनके सम्मान को तार तार करना था और विचारधारा की श्रेष्ठता स्थापित करनी थी। कौन सी विचारधारा? साम्यवादी विचारधारा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस विचारधारा को स्थापित करने के लिए चीन ने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति पर आक्रमण किया था। और चीन तो शुरू से ही विस्तारवादी रहा है। यह अपने विस्तारवाद को यहां पर व्यावहारिक रूप दे रहा था। और एक महत्वपूर्ण बात कि सोवियत संघ को चुनौती दे रहा था कि अकेले तुम साम्यवादी देश नहीं हो, इधर भी एक नया साम्यवादी देश चीन के रूप में सामने आ चुका है। तो इन सभी कारणों से चीन ने भारत पर आक्रमण किया। उसका मूल उद्देश्य था भारत को सबक सिखाना, भारत की शांतिवादी नीति को तोड़ देना, भारत को अपमानित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी। ये युद्ध के कारण थे। तो युद्ध अभी चलने दें, इसके आगे की चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।